नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी सुचारू रूप से चल रही होगी। तो साथियों, माफ़ी चाहते हैं हम लोग, काफ़ी दिनों से आप लोगों की क्लास नहीं आ रही थी, तकनीकी समस्या थी, इस वजह से आप लोग क्लास नहीं चल पाई। तो पुनः हम लोग एक बार आप लोगों के सेशन को लेकर के तैयार हैं और आ चुके हैं आप लोगों के समक्ष। आप लोगों का साथियों मैं अभी राजनीतिक सिद्धांत ही शुरू किया है मैंने। एलटी ग्रेड के जो बैच चल रहा है अपना शिक्षक बैच है। तो शिक्षक बैच में हम लोग जो कि राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाए हैं पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें मैंने आपको साथियों तीसरा चैप्टर मैं स्टार्ट किया था और तीसरा चैप्टर भी आधा चैप्टर हो चुका था। इसके बाद हम लोग साथ ही साथ विचारकों की क्लास भी लेकर के चलेंगे। विचारकों में साथियों हम लोग राजनीतिक चिंतन का उदय देख चुके हैं। उदय के साथ साथ हम लोग प्लेटो का जीवन परिचय पर बात कर चुके होंगे उसमें, और हम लोग प्लेटो के राजनीतिक विचार जो उनके विचार हैं उन पर हम लोग बात करेंगे, जो भी आने वाले सेशन हमारे होंगे उनमें। जैसा भी आप लोगों की डिमांड होगी मैं आपको वैसा आप लोगों को पढ़ा दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा साथियों, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को इसी श्रृंखला में स्टार्ट करते हैं। तो कौन सी श्रृंखला चल रही है? राजनीतिक सिद्धांत की श्रृंखला है साथियों। इसमें हम लोग तीसरा चैप्टर देख रहे हैं। पहले दो चैप्टरों हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पहला चैप्टर देखा राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, क्षेत्र, उपागम, पद्धतियाँ, इन सब पर हमारी चर्चा हुई। दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने राज्य का अर्थ और राज्य के निर्माणक तत्व, इन सब पर हमारी चर्चा हुई, ठीक है। तीसरा चैप्टर जो था अपना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में कौन कौन से सिद्धांत हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है, युद्ध का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत या बल प्रयोग का सिद्धांत है। अगला मैंने आपको परिवार का सिद्धांत बताया होगा, परिवार में भी मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, है ना, ये सभी बातों पर हमारी चर्चा हुई। इससे अगला हम लोग सामाजिक समझौते के सिद्धांत और विकासवादी जो सिद्धांत है, इन दोनों पर चर्चा करेंगे साथियों, ठीक है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत जो है, यानी कि राज्य की उत्पत्ति का, राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा कैसे हुई है, इस संबंध में हम लोग बात करेंगे साथियों, ठीक है। और इसकी जो तुलना करते हुए हम लोग पढ़ेंगे किससे? दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से। जैसे कि दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत क्या कहता है और सामाजिक समझौते के सिद्धांत क्या कहता है। यदि हम इन दोनों में तुलना करके पढ़ेंगे तो तुलना से आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ें, जब दो चीज़ें दे रखी हैं जिनमें तुलना हो सकती है, तो यदि हम तुलना करके पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे खोपड़ी में छेद हो जाता है, मतलब हम अच्छी तरीक़ा से उसको समझ जाते हैं। पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे आप लोग, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ आपसे, क्योंकि मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा साथियों, मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कंटेंट से ही एग्ज़ाम में आपको सवाल देखने को मिले साथियों। प्री तो प्री, मैं आपका मेंस मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊँगा, निश्चिंत रहिएगा। इसके बाद जैसे ही अपना एलटी का पेपर होगा, उसके तुरंत बाद ही हम लोग उसका यूजीसी नेट का एक नया बैच लेकर के आएंगे, जिसमें आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। 10 की 10 यूनिट पढ़ाई जाएंगी पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है भाई। 10 की 10 यूनिट पढ़ाई जाएंगी पॉलिटिकल साइंस की। सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन होगा, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उस पर बात करेंगे। तो निश्चिंत रहेगा और आप लोग धैर्यपूर्वक पढ़ते रहिएगा। चलिए साथियों, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत
ठीक है भाई मेरे साथी। मैं थ्योरी इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड पे क्योंकि समय ज़्यादा खिंच जाता है, क्लास बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं थ्योरी बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए करिएगा। तो जब आप लोग लिख ले करेंगे तो मुझे भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी समझाने में, ठीक है भाई। तो चलिए साथियों, मैंने आपको बताया होगा, आप लोगों ने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत भी पढ़ा और आज आप लोग सामाजिक समझौते के सिद्धांत भी पढ़ेंगे। सामाजिक समझौते का क्या सिद्धांत क्या कहता है राज्य की उत्पत्ति के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता था, इसके बाद देखेंगे ये क्या कहता है। जब दोनों में तुलना हो जाएगी तो निष्कर्ष निकल आएगा। क्लियर है। तो साथियों, मैंने आपको बताया होगा कि जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत था वो क्या मानता था। उसने क्या माना, उसने सीधा सीधा माना कि जो प्रथम राजा या जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो ईश्वर के द्वारा हुई है। यानी कि जो राजा है, जो राज्य है, वो किसके द्वारा कृत है, वो ईश्वर के द्वारा कृत है, यानी कि वह ईश्वरीय रचना है। इसीलिए जो राजा होगा वो जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम नहीं करेगा, बल्कि वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगा। क्योंकि उसका निर्माण किसने किया है भाई, उसको तो ईश्वर ने बनाया। जब उसको ईश्वर ने बनाया तो वो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगा, है ना। जिसको जो बनाएगा वो उसके प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगा। तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत तो ये बात करता है कि भैया इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किसके द्वारा हुई है, राजा की, वो ईश्वर के द्वारा हुई है, वह ईश्वरीय कृत रचना है। वही सामाजिक समझौते के सिद्धांत कहता है कि भाई जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो व्यक्तियों ने आपस में सहमति करके राज्य की उत्पत्ति करी। देखिए सुनिए भाई, मान के चलो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इन सब ने क्या करा, इन सब ने आपस में सहमति जताई, आपस में क्या करा, समझौता करा। इन सब ने आपस में समझौता करा और क्या बना लिया, राज्य या राज्य, यानी कि राज्य या राजा का गठन किया इन्होंने। यानी कि इनकी सहमति पर आधारित है ये, इनकी सहमति या समझौता, सहमति या समझौता। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जहाँ दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत कहता है कि राजा जो है वो ईश्वरीय द्वारा रचना है उसकी, यानी ईश्वरीय द्वारा वह बनाया गया है, ईश्वरीय रचना है, ईश्वरकृत रचना है। वही सामाजिक समझौते के सिद्धांत कहता है कि जो राज्य है या जो राजा है वो आप लोगों की आपसी सहमति का परिणाम है। यानी कि इन सभी लोगों ने आपस में समझौता किया, आपस में सहमति जताई, क्या बना लिया, एक राजा या राज्य बना लिया। ये बात कहना चाहता है। साथियों, इस सिद्धांत में जब हम कह रहे हैं कि भैया ये जो राज्य बना वो लोगों की आपसी सहमति का परिणाम है, इसलिए जो राज्य होगा या जो राजा होगा वह किसके प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगा, तो वह जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगा। जनता के प्रति उत्तरदायी होगा भाई साहब। किसके प्रति उत्तरदायी होगा, वह जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत में राजा या जो राज्य है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। वही दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में जो राजा है वो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि उसका निर्माण उसने किया, इसका निर्माण जनता ने किया, इसलिए वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। समझे। और यहां पर क्या करता है, राज्य एक यंत्र की भांति कार्य करता है। राज्य क्या करता है, एक यंत्र की भांति कार्य करता है, एक मशीन की भांति कार्य करता है। इसीलिए हम इस सिद्धांत को यांत्रिकी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यानी सामाजिक समझौते के सिद्धांत को हम दूसरा क्या नाम देते हैं, यांत्रिकी सिद्धांत नाम देते हैं, अनुबंध का सिद्धांत नाम देते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत है ये राजा या राज्य क्या मानता है, कृत्रिम संस्था मानता है। कृत्रिम संस्था,
कृत्रिम संस्था मानता है। कृत्रिम संस्था मतलब मानव के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी लोगों ने आपसी सहमति जताई, लोगों ने आपस में सहमति हुई, आपस में समझौता किया, क्या बना लिया, एक राज्य या राज्य बना लिया, राजा या राज्य इन्होंने बना लिया। और ये किसकी प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगा, तो ये जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगा। इसलिए क्या है, ये एक यंत्र की भांति कार्य करेगा। और आप जानते हैं कि इस सिद्धांत में क्या है कि कृत्रिम संस्था भी है। कृत्रिम संस्था किस लिए, क्योंकि लोगों ने बनाया है। ये जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत था मेरे साथी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने साथियों सहमति शब्द का या समझौते शब्द का प्रयोग करके किसकी, लोकतंत्र की नींव डाल दी। किसकी भैया, लोकतंत्र की इसने नींव डाली। लोकतंत्र मतलब सहमति, अरे लोकतंत्र मतलब सहमति। लोकतंत्र में क्या होता है, लोग आपस में सहमति करते हैं और सरकार बनाते हैं, ऐसे ही तो है। जिसके पास ज्यादा बहुमत उसकी सरकार बन जाती है। लोकतंत्र मतलब बहुमत का शासन। बहुमत कैसा आया, बहुमत लोकतंत्र मतलब बहुमत कैसा आया, बहुमत आया साथियों सहमति पर, सहमति से बहुमत आया, समझौते से बहुमत आया। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो लोकतंत्र में यानी कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने समझौता या सहमति शब्द का प्रयोग करके क्या डाल दी, लोकतंत्र की नींव डाल दी साथियों इसने। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो लोकतंत्र की इसने नींव डाल दी। सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत साथियों 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या था, 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में, 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में क्या था, यह प्रचलित था, यानी कि सर्वाधिक प्रचलित ये था, सर्वाधिक प्रचलित था। जैसे ही हमारी फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति के समय भी यह जो सिद्धांत था अपनी चरम सीमा पर था, अपनी चरम सीमा पर था। और फ्रांसीसी क्रांति मतलब 1789, और 1789 के बाद यानी फ्रांसीसी क्रांति होने के पश्चात इस सिद्धांत में हम लोगों को गिरावट देखने को मिली। इस सिद्धांत में क्या देखने को मिली, हमें गिरावट इस सिद्धांत में हम लोगों को देखने को मिली। और इस सिद्धांत का जो स्थान था, इस सिद्धांत का जो स्थान था वो किसने ले लिया, वो मेरे साथी विकासवादी सिद्धांत ने ले लिया। किसने ले लिया, तो ये इस सिद्धांत का जो स्थान था वो किसने, विकासवादी सिद्धांत ने ले लिया। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में राज्य की उत्पत्ति का निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रभावी था, तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत प्रभावी था। यहां तक आप लोग बात क्लियर रखेंगे। सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर आधारित ही साथियों दो क्रांतियां हुई, पहली अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। यानी कि अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति जो दोनों क्रांतियां हुई, ये दोनों क्रांतियां सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर आधारित मानी जाती हैं। यानी कि कौन कौन सी, अमेरिकी क्रांति है ना 1776, और फ्रांसीसी क्रांति, और भैया फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। ये दोनों क्रांति क्या हुई, सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर समझ में आई होगी। इट्स क्लियर। ठीक है भाई, चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं। इतने यहां तक आप लोग क्लियर बात समझ में आई होगी। ये जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत है, यदि मैं इसकी बात करूं तो इसके आधुनिक काल में इसका प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, यानी कि आधुनिक काल में इसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, भैया ये भी हमें पता होनी चाहिए। यानी कि इसके यदि प्रतिपादक की बात करी जाए आधुनिक काल में प्रतिपादक की यदि मैं बात करूं तो कौन कौन है, तो भैया इसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं उनको
रिचर्ड हुकर नाम से जाना जाता है। यानी कि रिचर्ड हुकर है एक व्यक्ति, रिचर्ड हुकर, रिचर्ड हुकर इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। किसमें? आधुनिक काल में। भाई इसके यदि समर्थकों की बात करी जाए, समर्थकों की यदि मैं बात करूं मेरे साथी, तो समर्थकों में जो नाम आता है, समर्थकों में जैसे पुंडे फोर्ट हैं, पुंडे फोर्ट, स्पिनोजा, स्पिनोजा, स्पिनोजा है, ग्रोसियस हैं, पुंडे फोर्ट हैं, स्पिनोजा हैं, है ना, ग्रोशियस हैं। तो इस सिद्धांत के ये क्या माने जाते हैं? समर्थक माने जाते हैं मेरे साथी। क्लियर है भाई यहाँ तक? यदि इस सिद्धांत का आधुनिक काल में व्यवस्थित रूप में यदि किसी ने प्रतिपादन किया, यदि व्यवस्थित रूप में प्रतिपादन की बात करी जाए, व्यवस्थित रूप में यदि व्यवस्थित रूप में यदि इसकी बात करी जाए, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक में किसका नाम आता है? यानी कि हॉब्स, लॉक, रूसो। इस सिद्धांत के हॉब्स, लॉक, रूसो, यानी कि ये जो तीन विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों के नाम से ही ये सिद्धांत जाना जाता है। यानी कि व्यवस्थित रूप में यदि प्रतिपादन करने वाले थे तो कौन थे? यही तीन लोग थे, हॉब्स, लॉक और रूसो। इसलिए सिद्धांत को, ये सिद्धांत इन्हीं तीनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई साथियों, स्पष्ट रूप से इसका प्रतिपादन किया इन तीनों ने। ठीक है, क्योंकि भाई हॉब्स ने भी सामाजिक समझौते के ऊपर अपने विचार रखे, लॉक ने भी सामाजिक समझौते पर विचार रखे, रूसो ने भी विचार रखे। जहाँ मैंने आपको बताया होगा, आगे पढ़ाएंगे कि हॉब्स का जो सामाजिक समझौता था वो एक पक्षीय था, वही लॉक का सामाजिक समझौता द्विपक्षीय था, वही रूसो जो था, रूसो ने साथियों सामान्य इच्छा, रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, रूसो ने कहा कि जो एक व्यक्ति हैं, व्यक्ति किसी एक व्यक्ति में अपनी समस्त शक्तियों को उसमें समाहित नहीं करेंगे, उसको नहीं देंगे। यानी कि जैसे कि लॉक ने और हॉब्स ने बताया कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी लोगों ने आपस में समझौता किया कि जिस प्रकार से मैं अपने अधिकार और शक्तियाँ एक व्यक्ति में सौंप रहा हूँ, उसी प्रकार से तुम भी अपने अधिकार और शक्तियाँ एक व्यक्ति में सौंप दो। लेकिन रूसो ने ऐसा नहीं कहा। रूसो ने कहा कि व्यक्ति में नहीं सौंपना है अपने अधिकार और शक्तियाँ, बल्कि अपने अधिकार और शक्तियाँ संपूर्ण समाज को सौंपो, और संपूर्ण समाज के हिस्सा होने के हिस्सा, जैसे कि आप संपूर्ण समाज के व्यक्ति हैं, संपूर्ण समाज में रहते हैं, संपूर्ण समाज का आप हिस्सा हैं, तो आप स्वयं उसका प्रयोग कर सकते हैं। समझे? तो उन्होंने सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी सामान्य इच्छा मतलब सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो सामाजिक समझौते में जो उनका जो राजा बना, जो राज्य बना, उसी को उन्होंने सामान्य इच्छा नाम दिया। ठीक है, तो अलग अलग विचारकों ने अपने अपने नाम, उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं और इनकी आलोचनाएं भी हुई हैं। तो जैसे जैसे हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग देखते हुए चलेंगे। निश्चिंत रहें साथी। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि आधुनिक काल में प्रतिपादन किसने किया? तो रिचर्ड हुकर ने किया। समर्थक पुंडेफोर्ट, स्पिनोजा, ग्रोशियस माने जाते हैं। इसका व्यवस्थित रूप में प्रतिपादन करने वाले कौन थे, या स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो हॉब्स, लॉक और रूसो थे। यह सिद्धांत इन्हीं तीनों के नाम से जाना जाता है, हॉब्स, लॉक और रूसो के नाम से यह सिद्धांत जाना जाता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस सिद्धांत का साथियों 20वीं शताब्दी में जॉन रॉल्स थे। जॉन रॉल्स ने न्याय के क्षेत्र में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का क्या किया है? समर्थन किया है। यानी जॉन रॉल्स ने न्याय के क्षेत्र में, यानी कि रॉल्स का न्याय सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है,
कि जॉन रॉल्स ने क्या किया, जॉन रॉल्स ने ही साथियों इस सिद्धांत का 20वीं शताब्दी में, सामाजिक समझौते के सिद्धांत जो है इसका 20वीं शताब्दी में क्या किया, समर्थन किया अपने न्याय के क्षेत्र में। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया, क्लियर है। इस सिद्धांत के यदि समर्थकों की बात करी जाए तो साथियों इस सिद्धांत का समर्थन भारतीय परंपरा में और यूरोपीय परंपरा, यानी कि भारतीय और यूरोपीय दोनों परंपराओं में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। क्लियर है। भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक कौटिल्य हैं। कौटिल्य कहते हैं, कौटिल्य ने साथियों कहा कि राजा और प्रजा के बीच में क्या क्या हुआ है, एक समझौता हुआ, कि राजा और प्रजा के बीच में एक समझौता हुआ। राजा और प्रजा के बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ। उन्होंने कहा कि समझौता ये हुआ कि कृषि में लगी जो जनता है, कृषि में लगी हुई जनता अपनी उपज का 1/6 भाग राजा को कर के रूप में देगी। वहीं जो व्यवसाय में लगी जनता है वह अपने लाभ का 1/10 भाग राजा को कर के रूप में देगी। तो कौटिल्य ने भी साथियों सामाजिक समझौते के सिद्धांत का क्या किया है, समर्थन किया है। वही मनु ने किसका समर्थन किया, तो जो मनु थे जिनका ग्रंथ क्या था, मनुस्मृति, तो मनु जो थे, मनु ने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया। क्लियर है यहां तक। तो मनु ने किसका सिद्धांत का समर्थन किया, तो मनु ने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया। वही कौटिल्य ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया। और आगे चल करके जब इस सिद्धांत में गिरावट देखने को मिली तो साथियों इस सिद्धांत का जो स्थान था वो हमारे विकासवादी सिद्धांत ने ले लिया। क्लियर है। वही विकासवादी सिद्धांत को हम लोग सबसे ज़्यादा तार्किक वैज्ञानिक सिद्धांत भी इसको हम लोग कहते हैं। ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, सबसे ज़्यादा हम लोग इसी को मानते हैं, जो विकासवादी सिद्धांत है। ये कहता है कि राज्य का ना तो निर्माण हुआ है ना, और ना ही राज्य अचानक अस्तित्व में आया, बल्कि राज्य का क्या हुआ है, एक क्रमिक विकास का परिणाम राज्य है। ये मानता है विकासवादी सिद्धांत। क्लियर है भाई। तो चलिए साथियों इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। काफ़ी दिन में आज अपनी क्लास हुई है तो ठीक है, आप लोग डेली निश्चिंत रहें। हम लोग आ चुके हैं दोबारा। तकनीकी समस्याएं चलती रहती हैं जीवन में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अपने पास जो तकनीकी सुविधाएं हैं उनकी अभाव है, उनकी कमी है। इस वजह से आप लोगों को हतोत्साहित होना पड़ता है, थोड़ा सा हमें भी दिक्कत होती है। ठीक है। चलिए भी साथियों डाल दीजिएगा राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। चलिए सामाजिक समझौते का सिद्धांत इसमें लिखे भाई, इसमें लिखे मेरे साथी,
देखिए, जहाँ जहाँ दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत जहाँ दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत मानता है कि जहाँ दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत मानता है कि राज्य या राजा की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है। अर्थात दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजा या राज्य ईश्वर कृत रचना है। इसीलिए राजा जनता के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य नहीं करेगा, बल्कि वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करेगा। ठीक है, आगे लिखें नई लाइन से। वही सामाजिक समझौते के सिद्धांत यह मानता है कि राजा या राज्य की उत्पत्ति लोगों की आपसी सहमति का परिणाम है। सहमति ब्रैकेट में लिख दे, समझौता का परिणाम है। अर्थात यह सिद्धांत राज्य को एक कृत्रिम संस्था के रूप में मानता है। इसीलिए राज्य यंत्र की भांति कार्य करता है। यंत्र की भांति कार्य करता है। आगे लिखें। इसलिए राज्य यंत्र की भांति कार्य करता है। चलिए
आगे लिखें, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार राजा जनता के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करेगा, जनता के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करता है, ऐसे लिखिए, कार्य करता है, कार्य करता है। नई लाइन से लिखें, इस सिद्धांत ने सहमति शब्द का प्रयोग करके, सहमति इन्वर्टेड कोमा बंद कर दें, इस सिद्धांत ने सहमति शब्द का प्रयोग करके लोकतंत्र की नींव डाल दी, लोकतंत्र की नींव डाल दी। ठीक है भाई, आगे लिखें, यह सिद्धांत 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में प्रचलित था। यह सिद्धांत 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में प्रचलित था। आगे लिखें, फ्रांसीसी क्रांति के समय यह सिद्धांत अपनी चरम सीमा पर था, अपनी चरम सीमा पर था, अपनी किस पर था, चरम सीमा पर था, अपनी चरम सीमा पर था, तथा फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात इस सिद्धांत में गिरावट देखने को मिली और आगे चलकर इस सिद्धांत का स्थान विकासवादी सिद्धांत ने ले लिया, विकासवादी सिद्धांत ने ले लिया। यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे लिखें, अमेरिकी क्रांति 1776 एवं फ्रांसीसी क्रांति 1789, ये दोनों क्रांतियां सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर आधारित थीं, सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर आधारित थी। क्लियर है भाई? हो सकता है आप लोग चित्र बना लें। ठीक है, ये क्या है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। ठीक है भाई, ये व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति हैं। ठीक है, ये व्यक्ति हैं भाई साहब, ये भी व्यक्ति हैं। ठीक है, ये भी व्यक्ति हैं। ठीक है, ये भी व्यक्ति हैं और ये भी व्यक्ति हैं। इन सब ने कर लिया भाई साहब समझौता, और क्या बना लिया, ये बन गया अपना राज्य या राजा, या राजा। ठीक है भाई, समझौता कर लिया इन सब ने आपस में, इनमें समझौता कर लिया,
इन्होंने भी समझौता कर लिया, इन्होंने भी समझौता किया, इन सब भाई साहब ने आपस में समझौता कर लिया और क्या बना लिया, समझौता। ठीक है भाई, और क्या बनाया, एक राजा या राज्य बनाया है। ये चित्र आप लोग बना लेंगे और ये यदि आप इस चित्र को पेपर में बनाए आएंगे तो और ही अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो वहाँ तक हो गया होगा। इस चित्र को आप लोग कहीं भी कोने पे चिपका लीजिएगा, ये मेंस में आपके काम आएगा और भी मैं बेहतर ढंग से मेंस के लिए पढ़ाऊँगा। आप फिलहाल लोग प्री के लिए पढ़िए। ठीक है भाई, चलिए आगे लिखें, प्रतिपादन की बात कर लेते हैं। आधुनिक काल में इस सिद्धांत का प्रतिपादन रिचर्ड हुकर ने किया। लिखा भाई, रिचर्ड हुकर ने किया। यदि समर्थकों की बात करी जाए तो लिखें पुंडेफोर्ट, पुंडेफोर्ट, स्पिनोजा, पुंडेफोर्ट, स्पिनोजा, ग्रोशियस इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं, इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, आगे लिखें। आधुनिक काल में इस सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन हॉब्स लॉक तथा रूसो के द्वारा किया गया। इसीलिए यह सिद्धांत इन तीनों के नाम से ही जाना जाता है। इसीलिए यह सिद्धांत इन तीनों के नाम से जाना जाता है। आगे लिखा भाई, जॉन रॉल्स ने, नई लाइन से लिखा, जॉन रॉल्स ने 20वीं शताब्दी में न्याय के क्षेत्र में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया है। यहाँ तक सही है? चलिए आगे लिखें। भारतीय तथा यूरोप दोनों परंपराओं में यह सिद्धांत विद्यमान है। ठीक है भाई, यह सिद्धांत विद्यमान है। देखें, भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक कौटिल्य इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहते हैं कि इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहते हैं कि राजा और प्रजा के बीच एक समझौता हुआ है। राजा और प्रजा के बीच एक समझौता हुआ है। राजा और प्रजा के बीच एक समझौता हुआ है। कृषि में लगी जनता अपनी उपज का 1/6 भाग राजा को कर के रूप में देगी।
राजा को कर के रूप में देगी। वहीं व्यवसाय में लगी जनता, वहीं व्यवसाय में लगी जनता राजा को अपने लाभ का 1/10 भाग कर के रूप में देगी, कर के रूप में देगी। यहां तक बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। इस सिद्धांत का साथियों कुछ लोगों ने क्या किया है, आलोचनाएं भी की हैं। जैसे आलोचकों में यदि मैं बात करूं तो आलोचकों में जैसे हेनरी मैन हैं, फुल्जे हैं, ग्रीन हैं और बेंथम हैं, है ना। बेंथम इस बात पर इसका विरोध करते हैं क्योंकि यह किस पर आधारित है, यह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि ये जो दोनों क्रांतियां हैं, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ये दोनों क्रांतियां किस पर आधारित हैं, तो प्राकृतिक अधिकारों पर के सिद्धांत पर आधारित हैं। इसलिए यह जो है इसका विरोध करते हैं। कौन? बेंथम। वहीं ग्रीन कहते हैं कि यह एक कपोल कल्पना है। ग्रीन क्या कहते हैं कि कपोल कल्पना है, कपोल कल्पना बताते हैं कि ये यूटोपियन विचार है ना। भाई हेनरी मैन कहते हैं कि यह अनैतिहासिक है, इतिहास से इसका कोई संबंध नहीं है। फुल्जे कहते हैं कि यह सरासर झूठा है, सरासर झूठी बात है, ये कैसा समझौता थोड़ी ना हो, ऐसी बात ना भैया। तो ये सब बताते हैं। मैं आपको बताऊं साथियों, सामाजिक समझौते के सिद्धांत जो है यह व्यक्ति को क्या मानता है, ये जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत है, सामाजिक जो समझौते का सिद्धांत है, सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है यह व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन के रूप में मानता है, राज्य को साधन के रूप में मानता है। यानी व्यक्ति क्या है इसकी नज़र में, श्रेष्ठ है, और राज्य क्या है, साधन मात्र है। इसलिए तो कहा कि व्यक्तियों ने आपस में सहमति करके बनाया है, किसको, राज्य को। क्लियर है भैया यहाँ तक है। तो लिख सकते हैं हम लोग आगे, आलोचकों में जैसे शॉर्ट में लिख लीजिएगा, आलोचकों में जैसे लिखिए। आगे चलकर इस सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई। तो आलोचक कौन कौन है, आलोचक कौन कौन है भाई साहब? जैसे हेनरी मैन है, कौन है, हेनरी मैन है, हेनरी मैन। तो हेनरी मैन क्या कहते हैं, हेनरी मैन कहते हैं कि इन्होंने इसे ऐतिहासिक बताया। तो अनैतिहासिक बताया, इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं। दूसरे फुल्जे हैं, फुल्जे क्या कहते हैं, ये सरासर झूठा है, सरासर झूठा, इन्होंने बताया। ग्रीन है, ग्रीन, TH ग्रीन, ये कहते हैं कि ये कपोल कल्पना है, कपोल कल्पना मात्र है। ये क्या है, कपोल कल्पना मात्र है। बेंथम, ठीक है, बेंथम इसलिए बताते हैं कि ये प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित है। कि ये प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। ठीक है भाई। तो और जो बेंथम थे, मैंने आपको बताया कि बेंथम को तो भाई, बेंथम को प्रकृति नाम से चिढ़ थी, इसलिए बेंथम ने कृत्रिम कानूनों का क्या किया था, समर्थन किया था। बेंथम की कानून के पालन में रुचि नहीं थी, बल्कि कानून के परिवर्तन में उनकी रुचि थी।
क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों का हवाला दे करके वहाँ के जो न्यायाधीश थे, वो वकील जो थे, जो जज थे वहाँ के, वो लोगों को छुड़ा लिया करते थे प्राकृतिक अधिकारों का हवाला दे करके। इसलिए बेंथम गुस्सा आई। बेंथम ने कहा कि मैं कानून के पालन में विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं कानून के परिवर्तन में विश्वास करता हूँ। इसलिए आगे चल करके बेंथम ने कानून में परिवर्तन किया और बेंथम ने कृत्रिम कानून का समर्थन किया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसलिए हम कहते हैं कि बेंथम को प्रकृति नाम से चिढ़ थी। बेंथम मतलब प्रकृति नाम से चिढ़। प्रकृति को कोई बात आ ही नहीं सकती भाई साहब। कैसी बात आएगी? कृत्रिम बात आएगी, टोटली मानवकृत बात आएगी। ठीक है, तो प्रकृति प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित है, इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है भाई, ये सिद्धांत कौन सा था? सामाजिक समझौते का सिद्धांत था। इस चित्र को आप लोग छाप लेंगे कहीं भी अपनी खोपड़ी में, दिमाग में। अगर ये चित्र आपकी खोपड़ी में, दिमाग में छप गया तो समझ लीजिए कि आप लोग भाई साहब गंगन आ गए। ठीक है, चलिए अगला डाल दीजिएगा विकासवादी सिद्धांत, या इसको हम लोग कृमिक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, इन सभी नामों से हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर है भाई? चलिए आ जाएंगे सभी साथी। चलिए इसे हम लोग रफ कर दे रहे हैं, उसके बाद आप लोगों ने लिख ली होगी थ्योरी जो भी मैंने आपको बोला है ना भाई। देखो कितने भी कोशिश कर लीजिएगा कि लगभग 1 घंटे से ऊपर तक क्लास अपनी चली ही जाती है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ठीक है, 1 घंटा तो मतलब पता ही नहीं चल पाता क्लास में कब गुजर जाता है, क्योंकि कोई आपको समझाया जाएगा, थ्योरी बोली जाएगी, समय लगता है। कोई भी चीज़ है, शिक्षा समय मांगती है, समझे। लेकिन ध्यान रखें कि लाखों तलवारों से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है क्या? एक कलम की ताकत। एक बार हम लोग कॉलेज लाइफ में थे तो एक निबंध आया, उसमें कहा कि बंदूक की शक्ति से अधिक शक्तिशाली मतदान की शक्ति हो सकती है। यानी कि उस समय मतदान दिवस था, मतदाता दिवस जिसे कहते हैं हम लोग, 25 जनवरी को जो आता है। तो उस दिन हमारे कॉलेज में क्या थी, एक निबंध प्रतियोगिता थी। तो हम लोगों ने लिखा, अजी हमने लोकतंत्र से उठाया है ना, और सब हॉब्स और लॉक वगैरह ये सब लिख दिए है ना, कुछ संवैधानिक जो अधिकार हैं है ना, वो सब कुछ लिखे। तो अच्छे खासे नंबर मिले और हम लोगों को पुरस्कारित किया गया, इनाम दिया गया। इतना ही काफ़ी है भाई। अगर अध्यापक आपके कंधे पर हाथ रख दे, आशीर्वाद भी दे दे कि हाँ बेटे आगे बढ़ते रहो, तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। तो ये ना हो कि भाई साहब मास्टर अपनी अलग दिखा रहा, भैया बालक अपनी अलग। बालक देख रहे हैं कहाँ और मास्टर देख रहे हैं कहाँ। ये नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन गलत है। और आप वर्तमान सरकार को देखते हैं कि भैया बालक को घूर के मत देख लियो, हैं बालक को हमारे मत फेर दियो, क्यों? हालत ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। पढ़ाने थोड़ी ना है बालक, पढ़ जाएगी दुनिया तो सवाल पूछेगी दुनिया। अरे अगर हम पढ़ गए तो सवाल, शिक्षा सवाल को जन्म देती है, शिक्षा प्रश्न पूछती है। भाई सुकरात और प्लेटो ने हमको क्या सिखाया? उन्होंने यही तो सिखाया, प्रश्न पूछना, तर्क वितर्क करना,
उन्होंने हमें यही बात तो सिखाई, और तमाम हम लोग सिद्धांत पढ़ लेते हैं, लेकिन ना जो उनकी कोर बात है, जो उनकी मेन बात है, वो बात नहीं समझ पाते कि वो व्यक्ति क्या देना चाहता है हम लोगों को। मूल्यों, देखिए मूल्यों को समझा कीजिए। यदि हम लोग मूल्यों को समझ जाएंगे तो आप लोगों की, हम समझ लेंगे कि आप लोग सही दिशा में चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति है, सब विचारधाराओं के तो खेल है। देखिए विचारधारा समझा कीजिए, प्रहार विचारधाराओं का होता है, लाठी डंडों का नहीं होता। प्रहार विचारधारा का होता है, लाठी डंडों का नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि समझिए और पढ़िए। क्यों सरकार नहीं चाहती पढ़ाना भाई? सरकार पढ़ाना चाहती तो स्कूल बंद करके ठेका ना खोल रहे होते, जो आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में, है ना, चलता ही रहता है। तो चलिए विकासवादी सिद्धांत डाल दीजिएगा, विकासवादी सिद्धांत। ठीक है भाई, इसे कहते हैं विकासवादी सिद्धांत, या हम लोग इसको क्रमिक सिद्धांत, क्रमिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, है ना, विकसित सिद्धांत, ये सभी नाम से ये सिद्धांत जाना जाता है। ठीक है भाई। तो चलिए वैज्ञानिक सिद्धांत, ये वैज्ञानिक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, क्रमिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, इन सभी नामों से इस सिद्धांत को हम लोग जानते हैं। साथियों मैंने आपको बताया होगा कि जहां दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत कहता है कि भैया ये जो राज्य की उत्पत्ति हुई है ये ईश्वर के द्वारा रचित है, यानी कि जो राजा या जो राज्य है वो ईश्वरीय कृत रचना है, मानवीय कृत रचना नहीं है। वहीं सामाजिक समझौते के सिद्धांत कहता है कि लोगों ने आपस में सहमति करके क्या बनाया, एक राजा या राज्य का गठन किया, और सहमति शब्द का प्रयोग करके इस सिद्धांत ने, सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने किसकी नींव डाली, तो लोकतंत्र की नींव डाली। इस सब बातों पर हमारी चर्चा हुई, क्लियर है। वही सामाजिक समझौते के सिद्धांत में हम लोग सभी बातों को देख चुके हैं कि यह कृत्रिम संस्था है, राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है, यांत्रिकी संस्था मानता है, यंत्र की भांति कार्य करता है। ठीक है। और आगे चल करके जब साथियों सामाजिक समझौते के सिद्धांत में गिरावट देखने को मिली तो इस सिद्धांत का जो स्थान था वो हमारे विकासवादी सिद्धांत ने ले लिया। और विकासवादी जो सिद्धांत है वह विकासवादी सिद्धांत कहता क्या है, विकासवादी सिद्धांत कहता है कि जो राज्य है, जो राज्य है, राज्य का ना तो निर्माण हुआ है, राज्य का ना तो निर्माण हुआ है और ना ही राज्य अचानक अस्तित्व में आया है। राज्य का ना तो निर्माण हुआ है, ना ही राज्य अचानक से अस्तित्व में आया है, बल्कि राज्य क्रमिक रूप से एक विकसित संस्था है। बल्कि राज्य क्या है, एक क्रमिक रूप से एक विकसित संस्था है, ये सिद्धांत मानता है। यही सिद्धांत साथियों सर्वाधिक मान्य माना जाता है। इस सिद्धांत को तार्किक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, इसलिए हम लोग कहते हैं ये सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है समाज में, विकासवादी सिद्धांत, कि राज्य अचानक अस्तित्व में नहीं आया और ना ही राज्य का निर्माण हुआ है, बल्कि राज्य क्रमिक रूप से विकसित एक संस्था है, धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। यानी कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि पहले कबीला राज्य था, उसके बाद कौन सा आया, प्राच्य साम्राज्य या प्राच्य साम्राज्य, है ना, ये राज्य आया प्राच्य साम्राज्य या पूर्वी राज्य आया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यूनानी नगर राज्य आया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा
कि सामंती राज्य आया, रोमन साम्राज्य आया बीच में। और रोमन साम्राज्य जो था, रोमन साम्राज्य के उदय के साथ ही किसका प्राचीन काल का अंत हुआ था और मध्यकाल की शुरुआत हुई थी। और मध्यकाल में मैं आपको बताऊं कि सामंती राज्य था। सामंती राज्य के इन सब चीज़ों के विरोध में मध्यकाल में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी कि इन व्यवस्थाओं के चलते सामाजिक स्थिति खराब हुई। और इस सामाजिक स्थिति को देखते हुए धार्मिक सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन, व्यापारिक वाणिज्य क्रांति, इन सभी क्रांतियां हुई। और इन सब के परिणाम स्वरूप हमको आधुनिक काल की शुरुआत देखने को मिली 16वीं शताब्दी में, और राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। इसी को हम लोग राज्य के नाम से जानते हैं। तो जो आज राज्य हम देखते हैं वर्तमान में, वो हम लोग 16वीं शताब्दी की देन मानी जाती है, यानी कि आधुनिक काल की वह देन मानी जाती है। यहां तक बात क्लियर समझ में आई होगी। तो ये जो सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत के यदि मैं समर्थकों की बात करूं, इस सिद्धांत के यदि मैं समर्थकों की बात करूं, तो समर्थक कौन कौन है? समर्थक जैसे गार्नर हैं, गिलक्राइस्ट हैं, गार्नर हैं, गिलक्राइस्ट हैं, समनर एवं केलर हैं, बर्गेस हैं, मैकाइवर हैं, ब्लंटसली हैं आदि। यानी कि इस सिद्धांत के यदि समर्थकों की बात करी जाए, ये सभी समर्थक इसके माने जाते हैं, चाहे वो गार्नर हों, चाहे गिलक्राइस्ट हों, समनर एवं केलर हों, बर्गेस हों, मैकाइवर हों, ब्लंटसली हों, ये सभी इस सिद्धांत के समर्थक हैं। गार्नर जो थे साथियों, है ना, जो गार्नर थे, हम जानते हैं कि गार्नर ने साथियों राजनीतिक विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी है। नहीं दी है? पहले ही चैप्टर में आपको पढ़ाया होगा मैंने। इतनी जल्दी भूल जाते हैं क्या? चलिए, तो गार्नर जो थे, गार्नर ने उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों को क्या किया है? खंडन किया है। और भाई साहब विकासवादी सिद्धांत का क्या किया है? मंडन किया है ना। तो गार्नर ने उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों का, चाहे वो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत हो, चाहे वो परिवार का सिद्धांत हो, चाहे वो शक्ति का सिद्धांत हो, चाहे वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत हो, उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों को क्या किया है? इन्होंने खंडन किया। और विकासवादी सिद्धांत का क्या किया है? मंडन किया। यानी कि विकासवादी सिद्धांत को लाने में इनका अहम योगदान माना जाता है। क्या कहते हैं गार्नर? गार्नर का एक प्रसिद्ध कथन है। गार्नर कहते हैं कि राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है ना, और ना ही शक्तियों का परिणाम, यानी कि ना ही भौतिक शक्तियों का परिणाम। और कहते हैं कि राज्य ना तो सामाजिक समझौते की कृति है, राज्य ना तो सामाजिक समझौते की कृति है, और ना ही परिवार का विस्तार, ना ही परिवार का विस्तार, बल्कि राज्य क्रमिक रूप से एक विकसित संस्था है। दोबारा सुनिए क्या कहते हैं गार्नर। ब्लंटसली का भी बताएंगे। तो गार्नर क्या कहते हैं? गार्नर कहते हैं कि राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, ना ही भौतिक शक्तियों का परिणाम, राज्य ना तो सामाजिक समझौते की कृति है, और ना ही परिवार का विस्तार, बल्कि राज्य क्रमिक रूप से विकसित एक संस्था है, यानी धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। गार्नर का एक और कथन है कि राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। राज्य का विकास हुआ, निर्माण नहीं। बात तो एक ही है, जो इसमें निकल रहा है वही बात इसमें निकल रही है, क्योंकि कभी छोटा दे देता है, कोई बड़ा देता है ना। भाई कथन तो कथन है, एग्जाम में जो पूछ ले आपको दोनों पता होनी चाहिए। यदि साइंस में आप पहुंच गए कि हमने इसका मतलब निकाल लिया,
तो क्या गुरु छोटे की तो मतलब है ही है ना, छोटे की जरूरत हमें है ही नहीं। क्लियर है? तो गार्नर का ये प्रसिद्ध कथन है कि भैया राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, ना ही भौतिक शक्तियों का परिणाम। राज्य ना तो सामाजिक समझौते की कृति है, ना ही राज्य परिवार का विस्तार, बल्कि राज्य तो क्रमिक रूप से एक ऐतिहासिक संस्था है। ये मानते हैं गार्नर साहब कि राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। ठीक है भाई। वहीं ब्लंटसली है एक, ब्लंटसली कहते हैं कि भले ही सत्य ना हो, भले ही सत्य ना हो, लेकिन उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों ने कुछ ना कुछ तत्व दिया। उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों ने कुछ ना कुछ तत्व दिया है। जैसे दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत ने धर्म तत्व दिया, परिवार के सिद्धांत ने रक्त संबंधी तत्व दिया, शक्ति के सिद्धांत ने शक्ति तत्व दिया, और सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने सामाजिक प्रविष्टियां और राजनीतिक चेतना शब्द दिया। और इन सभी ने क्या किया? विकासवादी सिद्धांत के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी ने विकासवादी सिद्धांत के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। ब्लंटसली का याद रखेंगे कि भले ही सत्य ना हो, भले ही सत्य ना हो, लेकिन उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों ने, यानी कि जितने भी उपर्युक्त के सिद्धांत हैं, चाहे वो देवी उत्पत्ति के सिद्धांत हो, चाहे वो परिवार का सिद्धांत हो, चाहे वो शक्ति का सिद्धांत हो, चाहे वो सामाजिक समझौते का सिद्धांत हो, कि भले ही सत्य ना हो, लेकिन उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों ने कुछ ना कुछ तत्व दिया। जैसे दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत ने धर्म तत्व दिया, शक्ति के सिद्धांत ने शक्ति तत्व दिया, परिवार के सिद्धांत ने रक्त संबंधित तत्व दिया, और सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने सामाजिक प्रविष्टियां एवं राजनीतिक चेतना शब्द दिया। इन सभी ने विकासवादी सिद्धांत के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं साथियों ब्लंटसली। ब्लंटसली ये बात कहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है। मैकाइवर कहते हैं, मैकाइवर ने कहा, मैकाइवर कहते हैं कि रक्त संबंध, जो रक्त संबंध है वह समाज का निर्माण करता है और समाज राज्य का निर्माण करता है। मैकाइवर कहते हैं कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और समाज राज्य का निर्माण करता है। वहीं समनर और केलर हैं एक, समनर और केलर कहते हैं कि राज्य सर्वप्रथम कब दिखाई पड़ा? राज्य सर्वप्रथम कब दिखाई पड़ा उसी प्रकार नहीं जान सकते हम, उसी प्रकार नहीं जान सकते जिस प्रकार एक बालक कब युवा हुआ, है ना, कब युवा हुआ और कब प्रौढ़ हो गया, कब वह बूढ़ा हो गया। जिस प्रकार से हम एक बालक, जिस प्रकार बालक पैदा होता है बच्चे की, हम लोग नहीं पहचान सकते कब वो जवान हुआ, कब बूढ़ा हो गया हमारी आंखों के सामने। उसी प्रकार से हम राज्य को भी नहीं पहचान सकते कि राज्य कब अस्तित्व में आया। तो यही, इसीलिए समनर और केलर कहते हैं कि सर्वप्रथम राज्य कब दिखाई पड़ा हम उसी तरह नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते जिस तरह एक बालक कब युवा हुआ और कब वह प्रौढ़ हो गया। ये कौन कहते हैं? यह कहते हैं समनर और केलर। वहीं बर्गेस कहते हैं कि राज्य इतिहास की उपज है, राज्य इतिहास की उपज है। ये सभी बात, इन सभी विचारकों ने अपने अपने विचार रखे विकासवादी सिद्धांत के संबंध में। ये जो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार जो राज्य का विकास हुआ है, राज्य का विकास एकदम नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया। धीरे धीरे इसका क्रमिक विकास हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे इसका क्रमिक विकास हुआ।
क्लियर भैया? जैसे मैंने आपको बताया होगा जैसे मैंने आपको बताया होगा भाई, मैं पढ़ाता रहता हूँ। जब राज्य का अर्थ और उसके निर्माण तत्व पढ़ा रहा था, उससे मैंने आपको बताया होगा कि भैया सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले क्या था, कबीला राज्य था। सबसे पहले कबीला राज्य था। उसके बाद क्या आया, उसके बाद हमारा पूर्वी राज्य या प्राच्य साम्राज्य। प्राच्य साम्राज्य यानी कबीला राज्य से प्राच्य साम्राज्य तक आने में क्या हुआ बीच में कि यहाँ पर नदी घाटी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। सभ्यताओं का विकास हुआ। नदी घाटी के किनारे जब सभ्यताओं का विकास हुआ, उसके बाद हम लोगों को पूर्वी राज्य या प्राच्य साम्राज्य देखने को मिला। इसके बाद हम लोग यूनानी नगर राज्य आया यूनानी नगर राज्य। और यूनानी नगर राज्य में ही हम लोग जानते हैं कि यहीं पर राजनीतिक चिंतन का भी उदय यहीं पर हुआ, राजनीतिक विज्ञान, इन सब चीज़ों का उदय यहीं पर हुआ। यूनानी नगर राज्य के बाद आया अपना रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य हम जानते हैं, है ना। यानी प्राच्य साम्राज्य के बाद जब हम लोगों ने देखा होगा उसमें कि इथियन और भूमध्य सागरीय, इथियन और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सभ्यताओं का विकास। तो जब इथियन और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सभ्यताओं का विकास हुआ तो यूनानी नगर राज्य आया। उसके बाद कौन सा आया भैया, उसके बाद यूनानी नगर राज्य के बाद रोमन साम्राज्य आया। रोमन साम्राज्य को उदय के साथ ही प्राचीन काल का अंत होता है। यहाँ पर प्राचीन काल का क्या होता है, अंत होता है। और मध्यकाल की क्या होती है, शुरुआत होती है। मध्यकाल की शुरुआत होती है। और मध्यकाल में हम जानते हैं कि सामंती राज्य था। सामंती राज्य था। सामंती राज्य में हम लोग जानते हैं क्या था, यहाँ पर भैया हम लोगों ने देखा होता कि सत्ता बंटवारे पर आधारित थी। बंटवारे पर आधारित। यहाँ पर धर्म का बोलबाला था। धर्म का बोलबाला था, है ना। धर्म का बोलबाला था। विशेषाधिकारों का प्रचलन था। का प्रचलन। तो ये सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर थीं। इन सब के विरोध में क्या हुआ, इन सब के विरोध में क्या हुआ भैया, व्यापारिक वाणिज्य क्रांति। क्रांति वही मैं एक बार आपको समझा चुका हूँ, एक दो बार, इसलिए मैं आपको ऊपर ऊपर बता रहा हूँ। तो व्यापारिक वाणिज्य क्रांति, पुनर्जागरण आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन, है ना, धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन आदि ये सब हुए। इसके परिणाम स्वरूप क्या आया, इसका परिणाम ये हुआ कि 16वीं शताब्दी में आधुनिक काल की शुरुआत हुई। आधुनिक काल की
शुरुआत हुई और राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य का उदय, तो राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। ये था राज्य का विकास क्रम, राज्य का विकास क्रम। अब भाई ठीक है भैया, चलिए इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं बहुत जल्दी फटाफट। ठीक है, अपने पास भी समय कम है और आप लोगों के पास भी समय कम होगा, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं भाई साथियों। लिखें भाई, विकासवादी सिद्धांत, क्रमिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत और वैज्ञानिक सिद्धांत। जो भी आप लोग हेडिंग डालनी है फटाफट डालिए बहुत जल्द। इसमें लिखें विकासवादी सिद्धांत के अनुसार विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य अचानक अस्तित्व में नहीं आया, राज्य अचानक अस्तित्व में नहीं आया और ना ही इसका निर्माण हुआ है, और ना ही इसका निर्माण हुआ है, बल्कि यह क्रमिक रूप से विकसित एक ऐतिहासिक संस्था है। क्रमिक रूप से विकसित एक ऐतिहासिक संस्था है, ता लिख लेंगे। चलिए इसके यदि समर्थकों की बात करी जाए तो समर्थकों में लिख लें गार्नर, गिलक्राइस्ट, मैकाइवर, गार्नर, गिलक्राइस्ट, मैकाइवर, समनर एवं केलर, बर्गेस, ब्लंटसली इत्यादि आदि इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है भाई साथियों। चलिए आगे लिखें गार्नर का कथन है, लिखें राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है। जब भी कथन लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा बंद करके लिखते हैं। राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है और ना ही भौतिक शक्तियों का परिणाम। राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है और ना ही भौतिक शक्तियों का परिणाम। राज्य ना तो सामाजिक समझौते की कृति है, राज्य ना तो सामाजिक समझौते की कृति है, ना ही परिवार का विस्तार, बल्कि राज्य क्रमिक रूप से विकसित एक ऐतिहासिक संस्था है। ठीक है भाई। एक और कथन लिखें गार्नर का दूसरा। गार्नर का कथन है, लिखें राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। अगला लिखें ब्लंटसली का, बहुत जल्दी। ब्लंटसली का कथन है, लिखें भाई ब्लंटसली का लिखें भले ही सत्य ना हो, लेकिन
भले ही सत्य ना हो लेकिन उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों ने कुछ ना कुछ तत्व दिया है, जैसे दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत ने धर्म तत्व दिया, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत ने धर्म तत्व, कोमा लगाते चले जाएं, धर्म तत्व। शक्ति के सिद्धांत ने शक्ति तत्व, परिवार के सिद्धांत ने रक्त संबंधी तत्व, सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने सामाजिक प्रविष्टियां एवं राजनीतिक चेतना शब्द दिया, इन सभी ने विकासवादी सिद्धांत के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है भाई, आगे लिखें। मैकाइवर का कथन है, मैकाइवर के बारे में लिखें। मैकाइवर का कथन है, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है। मैकाइवर कहते हैं कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और समाज राज्य का निर्माण करता है, समनर एवं केलर के अनुसार, आगे लिखें, समनर एवं केलर के अनुसार ये क्या कहते हैं, ये लिखिए। राज्य सर्वप्रथम कब दिखाई पड़ा? राज्य सर्वप्रथम कब दिखाई पड़ा? उसी तरह नहीं जान सकते जिस तरह एक बालक या एक बच्चा कब युवा हुआ और कब प्रौढ़ हो गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। बर्गेस के बारे में लिखें। बर्गेस कहते हैं कि राज्य इतिहास की उपज है, कौन कहते हैं? बर्गेस कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया भाई साहब, आगे लिखें भाई नई लाइन से। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास क्रम, तो राज्य के विकास क्रम में भाई साहब ये सब उतार लेंगे आप लोग, ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने आपको बताया होगा, ये सब आप लोग लिख लेंगे इसके बारे में। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, क्योंकि पांचों के पांचों सिद्धांत हम लोग देख चुके हैं, चाहे वो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हो, शक्ति का सिद्धांत हो, परिवार का सिद्धांत हो, सामाजिक समझौते का सिद्धांत हो, विकासवादी सिद्धांत हो, पांचों के पांचों हम लोग सिद्धांत देख चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है संप्रभुता, सोवरेंटी, जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना है संप्रभुता, सुपर प्लस एनस, जिसका अर्थ होता है क्या? सर्वोच्च सत्ता। संप्रभुता जो है, संप्रभुता के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये भी आधुनिक काल की देन है। जब से आधुनिक काल मतलब 16वीं शताब्दी, राष्ट्र राज्य का जब से उदय हुआ, तभी से हमारी संप्रभुता का उदय हुआ। इसके जनक कौन है? तो बोंदा है। बोंदा की पुस्तक है एक 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, 1576 में लिखी गई। तो हम लोग बात करेंगे, जैसे इसमें कालहन है, कालहन
काल्हन कहते हैं कि जिस प्रकार अर्ध त्रिभुज और अर्धवृत्त की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आधी तिहाई संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। समझे मेरी बात। वहीं बोंदा कहते हैं कि संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। समझे। चलिए मिलते हैं आपसे साथियों नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल आनंद आएगा, बिल्कुल एक नंबर आप लोगों को पढ़ाई चलने वाली है। तो चलिए साथियों, जब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।